हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पाठशाला बाई सचिन में। तो आज हम लोग सीटेट बाल मनोविज्ञान का क्लास लेंगे जो कि क्लास 2 है। यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। आज हम लोग सीटेट बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अंत में किशोरा अवस्था की विशेषता पहचान इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। मनोविज्ञान के 30 प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसे सॉल्व करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए कि सीटेट में क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में सभी सही हो सकता है। तो हमें हमेशा सबसे ज़्यादा जो सटीक लगे वही उत्तर देना है। और सीटेट के क्वेश्चन का यह खासियत होता है कि आप जितना ध्यान से उसे जितनी बार पढ़ेंगे, जैसे एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो आप बार बार उसे पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो वह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से, जैसे वह खुद ही दर्शाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और यह भी ध्यान देना चाहिए कि क्वेश्चन यदि सही तरीके से नहीं आ रहा है तो उसके ऑप्शंस को काटिए। कुछ ऑप्शंस आपको लगेंगे कि हाँ यह गलत है। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। शिक्षक की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं और निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। शिक्षक को शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों को क्या कहना उचित होगा। शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों को शिक्षक क्या कह सकता है कि उन्हें बुरा ना लगे या कुछ अजीब सा ना लगे। ऑप्शन ए है पोलियोग्रस्त बच्चे अब गाना प्रस्तुत करेंगे। ऑप्शन बी है मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते। ऑप्शन सी है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। या ऑप्शन डी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। तो पोलियोग्रस्त बच्चे अब गाना प्रस्तुत करेंगे, यह नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि किसी के अंदर कोई अक्षमता है तो आप उसको डायरेक्ट बोलेंगे तो वह अपने आप को छोटा महसूस करेगा कि पोलियोग्रसित बोला जा रहा है। और मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपना बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते, मतलब यदि वह बैसाखी का प्रयोग करने से खेल के मैदान में पूरा सक्रियता तो दे नहीं पाएगा, तो वह जाना नहीं चाह रहा तो उसे वहाँ मत भेजिए, किसी अन्य खेल में इन्वॉल्व कर दीजिए, क्लास में ही जो हो सके। और ऑप्शन सी है पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। पहिया कुर्सी वाले बच्चे बोलना आवश्यक नहीं था, इसमें यह बोला जा सकता था कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे समवयस्कों के साथ बच्चों के साथ मदद ले सकते हैं। लेकिन ऐसा ना बोलने के कारण पहिया कुर्सी वाले बच्चे बोलने के कारण यह भी ऑप्शन गलत हो जाता है। ऑप्शन डी है शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, यह सबसे सटीक आंसर है। तो टीचर को यही बोलना चाहिए शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है एक समावेशी विद्यालय का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है, ध्यान दीजिएगा, समावेशी विद्यालय का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। तो एनसीईएफ 2005 किसी के बीच अंतर नहीं करने का अनुमति देता है, इस वजह से यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यह ऑप्शन कुछ हद तक सही है। ऑप्शन डी देखेंगे शिक्षार्थियों की नियोग्यता के अनुसार, नियोग्यता शब्द गलत है कि नियोग्यता के अनुसार आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, यह भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
शिक्षार्थियों की क्षमताओं का प्रवाह किए बिना, ये क्षमताओं का प्रवाह कुछ लोगों को निगेटिव वर्ड लगेगा, जबकि यहाँ निगेटिव नहीं है, मतलब उनकी अगर क्षमता कम है तब भी उनको अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है एक शिक्षक, कि इसके अंदर बच्चे के अंदर किस तरह से हम लोग अधिगम करवाएं कि वह अच्छी तरह से सीख सके और सभी बालकों के साथ हो सके। समावेशी शिक्षा का बेसिक फार्मूला ही है कि सबको एक साथ लेके चलना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ऑप्शन ए है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, ऑप्शन बी है ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते, या ऑप्शन सी है अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते, ये तो आपका गलत हो जाएगा, निर्योग्य। ऑप्शन डी है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, बिना शिक्षक के सीखना अधिगम नहीं कहलाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, मॉडल तो बन ही सकते हैं, सही है। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्य विद्यालयों में नहीं उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, यही ऑप्शन सही है। इसी कारण से एनवीएस और केंद्रीय विद्यालय खोले गए थे, जिसमें कि नवोदय विद्यालय में ऐसे विद्यार्थी जाते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, जिससे कि उन्हें सामान्यतः विद्यालयों में अच्छी तरह से शिक्षा ना हो पाए तो उन्हें विशेष विद्यालय जैसे कि नवोदय विद्यालय में भेजा जाता था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? निम्न में किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? ऑप्शन ए है आनुवांशिक रचना के कारण, ऑप्शन बी है वातावरणीय अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी है ए और बी का संयोजन, ऑप्शन डी है मनोसामाजिक कारकों। तो मनोसामाजिक कारकों भी सही होगा, लेकिन यदि आनुवांशिकता की बात करें और वातावरणीय अभिप्रेरणा की बात करें तो इसमें माना जाता है लगभग 50-50%, एक्यूरेट नहीं, लगभग 50-50%। तो इस वजह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा से प्रतिभाशालिता बढ़ती है, ठीक है। सीटेट में कई बार क्वेश्चन यह भी बना है कि आनुवांशिकता 50% होता है, यह कहना उचित नहीं होगा क्योंकि यह फिक्स नहीं है। आनुवांशिकता बहुत प्रभावित करता है, जैसे कि जो पढ़े लिखे होते हैं उनके बच्चे भी दिमाग से कुछ ज़्यादा ही अच्छे देखने को मिलते हैं। और वातावरणीय प्रभाव में आप देख सकते हैं कि वीआईपी सोसाइटी में रहने वाले बच्चे और मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चों में बहुत अंतर होता है। वह अपने अभिभावकों को और समाज को देखते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। मलिन बस्तियों में देखते हैं कि जैसे ही 8 से 10 साल उम्र होता है बच्चे कमाना शुरू कर देते हैं। वहीं वीआईपी एरिया के बच्चों को देखोगे तो वो लोग अपने शिक्षा में सभी लोग लगे रहते हैं, कि अपने बड़ों को देखते हैं सभी एजुकेटेड हैं, अच्छी अच्छी पोस्ट पर कार्यरत रहते हैं, तो वो लोग पढ़ने में ज़्यादा रुचि दिखाते हैं। इस वजह से उनके अंदर प्रतिभाशालिता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है डिसकैलिकुलिया, ऑप्शन बी है डिस्फेजिया, ऑप्शन सी है डिस्प्रैक्सिया, या ऑप्शन डी है डिसलेक्सिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया जो होता है वो गतिक कौशल में निर्योग्यता होता है, उसमें चलने में या हाथ से पकड़ में मांसपेशियों में एक कमी हो जाती है, जिसके कारण वो उतना योग्य नहीं रहता है। बात करें डिस्फेजिया की, तो डिस्फेजिया भाषा विकार है, बोलने में उन्हें असुविधा होती है, और डिसकैलिकुलिया में गणना विकार होता है, और डिसलेक्सिया में पठन विकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, विविध
पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए? विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, ऑप्शन ए है, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़ि धारणाओं को मजबूत करे, रूढ़िवाद धारणाओं को। तो यह तो गलत हो जाएगा, नकारात्मक शब्द ही गलत है। बी ऑप्शन है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन बी कुछ हद तक, मानकीकृत के कारण यह भी गलत हो जाएगा, मानकीकृत नहीं हो सकता है, सीटेट मानकीकृत एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ऑप्शन सी है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत डालनी नहीं या टालनी था, टालनी चाहिए, तो टालनी भी नहीं चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। जैसे यदि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक बैग है, उसमें 5 गोलियां हैं, 5 गोलियां हैं, इसमें से 2 निकल जाएं तो कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी। तो अगर क्वेश्चन है 5 माइनस 2 बराबर कितना, तो आप इसे विविध विन्यास का उदाहरण का मतलब ये हो जाएगा कि आप गोलियों से समझा सकते हैं कि एक बैग में 5 गोली है, 2 गोली निकल जाती है तो कितनी बचेगी, इस वजह से इसका उत्तर 3 हो जाएगा। तो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से सीख सकता है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन ए है, समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन बी है, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी है, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। अभ्यास और कार्यान्वयन मतलब ड्रिल पद्धति पर प्रतिबंध है। विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, विद्यार्थियों को डरा कर नहीं शिक्षा ग्रहण कराया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, समरूप के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। जैसे कोई समस्या है, उसी के समरूप ही कोई दूसरा समस्या दीजिए जो उससे हल्का सा छोटा हो, पहले वो उसको सॉल्व करेगा छोटी समस्या को, फिर उसे आप बड़ी समस्या देंगे तो वह भी सीख जाएगा कि उसे से कोरिलेट करके सीखता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ऑप्शन ए है, असतर्कता। ऑप्शन बी है, अतिसक्रियता। ऑप्शन सी है, अपसारी चिंतन। या ऑप्शन डी है, कम परिज्ञानता। तो सृजनात्मकता के लिए कम परिज्ञानता गलत हो जाएगा, असतर्कता भी गलत हो जाएगा, अतिसक्रियता सही है, अपसारी चिंतन सही है। अतिसक्रियता सही तो है, लेकिन उससे भी अधिक सही अपसारी चिंतन है। खुली सोच वाला व्यक्ति सृजनात्मक चिंतन के लिए ज़्यादा सक्रिय रहता है। सृजनात्मकता का मतलब होता है कि ज्ञान की रचना स्वयं से करना, और स्वयं से रचना करना, यदि आप खुली सोच के हैं, हर किसी बात के दोनों पहलुओं को समझते हैं, तभी आप सृजनात्मक चिंतन कर सकते हैं। मतलब अपसारी चिंतन, खुली चिंतन वाला ही सृजनात्मक हो सकता है या रचनात्मक हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन है, खुली सोच वाला ही सृजनात्मक क्षमता का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल। ऑप्शन बी है, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का प्रयोग। ऑप्शन सी है, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। ऑप्शन डी है, व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता बनाना। क्वेश्चन नंबर 9 में
यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द है, क्वेश्चन नंबर 9 में नहीं शब्द है। अधिक कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल करना चाहिए। यह तो सही ऑप्शन है। और शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचना का, जटिल नहीं, सरल से सरल संरचना, तो इसका यही ऑप्शन ज़्यादा सही है, सही हो जाएगा। बाकी ये दृश्य श्रव्य सामग्रियों का भी इस्तेमाल करना चाहिए एक शिक्षक को। यदि बच्चा कठिनाइयों से जूझ रहा है, व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यता भी बनाना चाहिए, व्यक्तिगत उसे आप सिखा सकते हैं। संरचनात्मक शिक्षक शास्त्रीय उपागम का इस्तेमाल करके बेहतर कर सकते हैं। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, और गलत ऑप्शन ही हमें नहीं वाला ही चूज करना था, इस वजह से यही सही ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? ऑप्शन ए है, विषय वस्तु को यंत्रवत याद कराना। गलत ऑप्शन है, यंत्रवत नहीं। आप बच्चे को या अध्यापक को यंत्र नहीं समझ सकते हैं, बच्चा यंत्र नहीं है, वह एक छोटा वैज्ञानिक, बच्चे को एक छोटा वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो आप उसे यंत्र ना समझकर रचनावादी समझा जाता है, बार बार उसका क्वेश्चन रहता है, सीखता रहता है। तो ऑप्शन बी है, अनुकरण करना या दोहराना। ड्रिल पद्धति भी NCF 2005 में बैन है कि आप बच्चे को रटाया नहीं जाएगा, रचनात्मक चिंतन कराइए, सृजनात्मकता बढ़वाइए। नेक्स्ट ऑप्शन है, संकल्पना के बीच संबंध खोजना। सही है, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। बिना विश्लेषण के अवलोकन नहीं, निगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संकल्पना के बीच संबंध खोजना। जो भी उसके संकल्पना दिया जा रहा है उसके बीच वह संकल्पना के बीच उसके संकल्पना के बीच संबंध खोज सकता है। अब क्या है? अब है किशोरावस्था। कल हमने आपको बताया था कि किशोरावस्था के बारे में आपको बताएंगे, तो अब किशोरावस्था देख लेते हैं। किशोरावस्था, एडोलसेंस। NCERT में किशोरावस्था की उम्र 11 से 18 वर्ष है। तो सीटेट में भी यदि किशोरावस्था की उम्र पूछेगा तो 11 से 18 वर्ष ही देना है। WHO में 10 से 19 वर्ष दिया जाता है। अन्य कहीं परीक्षाओं में यदि पूछा जाएगा तो 10 से 19 होगा, लेकिन सीटेट NCERT कराती है तो 11 से 18 वर्ष किशोरावस्था की अवस्था होती है, किशोरावस्था होती है। समूह और मित्र को महत्व देता है। किशोरावस्था में व्यक्ति समूह और मित्र को महत्व देता है। वह परिवार से बहुत दुखी रहता है। परिवार वाले उसे सोचते हैं कि अभी यह बच्चा है, लेकिन वह परिवार से इसी कारण से दुखी रहता है कि वह कोई उसे समझता नहीं है, और उसे लगता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं समझदार हूँ। तो इस वजह से समूह और मित्र को महत्व देता है। यदि कोई बात परिवार वाले बोलते हैं और उसका विरोध में अगर कोई दोस्त बताता है कि ऐसा नहीं, ये सही है, तो वह दोस्त वाली बात ज़्यादा मानेगा, परिवार की कम मानता है। किशोरावस्था को संक्रमण काल की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में जितना तीव्र गति से शारीरिक परिवर्तन होता है उतनी तीव्र गति से अन्य किसी अवधि में नहीं होता है। माता पिता और परिवार का विरोध भी रहता है, क्योंकि वे अपने बच्चे को छोटा समझते हैं और वह उसे लगता है कि हम अब छोटे नहीं हैं, हमारे अंदर समझदारी है, हमको कोई समझ क्यों नहीं रहा। तो इसके कुछ पार्ट देख लेते हैं। आत्म प्रेम की अवस्था, वह अपने आप से प्रेम करने लगता है। किशोरावस्था में व्यक्ति में आत्म प्रेम जग जाता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था भी इसे कहते हैं किशोरावस्था को, क्योंकि वह अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। बसंत ऋतु की अवस्था विषमलिंगी आकर्षण। बसंत ऋतु की अवस्था इस वजह से कहते हैं क्योंकि वह उसके अंदर आकस्मिक परिवर्तन होते हैं और विषमलिंगी आकर्षण भी होता है। जैसे लड़का लड़की के प्रति आकर्षित होगा, लड़की लड़के के प्रति, इसी वजह से इसे बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है। वीर और वीरांगना के प्रति सच्ची श्रद्धा, जैसे अगर लड़की है तो वह रानी लक्ष्मीबाई को फॉलो करेगी,
और लड़का है तो भगत सिंह को, बजरंगबली को। तो ऐसे ऐसे उनके अंदर भावनाएं आने लगती हैं, तो वीर और वीरांगना के प्रति सच्ची भावना और श्रद्धा रहती है। सामाजिक पहचान बनाने की अवस्था, किशोरावस्था में व्यक्ति अपना सामाजिक स्थान बनाना चाहता है। इस वजह से वह अन्य अच्छे कार्य भी करता है, समाज सेवा में लीन रहता है कि हमको कोई कितना अच्छा कहे कि हाँ ये इतना अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है या अच्छा व्यक्ति है, यह बनने की कोशिश करता है। तो यह था किशोरावस्था। और किशोरावस्था के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में बोला है, किशोरावस्था एक नया जीवन है जिसमें व्यक्ति जब प्रवेश करता है तो अपने जीवन की शुरुआत करता है। हरलॉक ने बोला है, हरलॉक ने, किशोर अपने लिए समस्या है। यह इसलिए बोला था उन्होंने क्योंकि आकस्मिक शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन होने के कारण वह दुविधा में रहता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। और कार्ल व ब्रुस किशोरावस्था के बारे में बोले हैं, किशोरावस्था एक नया जीवन है। तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।